बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। अक्सर हम अशफाक़ साहब में ज़ाविया में बात करते हैं तो अक्सर अशफाक़ साहब हमें बताते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी में बाबे होना बहुत ज़रूरी है। बाबा ज़रूरी नहीं कि दाढ़ी हो और बहुत से हार पहने हों और अंगूठियाँ पहनी हों, जिस तरह का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो अशफाक़ साहब कहते हैं कि बाबा ज़रूरी नहीं दाढ़ी हो, क्लीन शेव भी हो सकता है, सूटेड बूटेड भी हो सकता है, टाई लगा हुआ भी हो सकता है। अब बाबे से मुराद मुर्शिद है। मुर्शिद का मतलब है रहबर। कोई भी ज़िंदगी में अगर गाइड करता है तो वो हमारा मुर्शिद है, गाइड है। ज़रूरी नहीं कि किसी दरगाह का हो, मुतवल्ली हो या उस तरह का गेटअप हो जिस तरह हम सोचते हैं। तो एक दिलचस्प ज़ाविया है, एक दिलचस्प एंगल है सियासी शख्सियत का। तो आज हम थोड़े से एक सियासी अदब में सियासी शख्सियत का ज़िक्र करेंगे। तो उसमें हमारे जावेद चौधरी साहब की किताब है गए दिनों के सूरज, उन्होंने एक ज़िक्र किया है। और ओम गुप्ता इंडियन राइटर हैं, उनकी किताब है एनसाइक्लोपीडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एंड इंडिया। तो उन्होंने सियासी शख्सियत का ज़िक्र किया है। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल हैं, उनके ज़िक्र करेंगे। तो जावेद चौधरी साहब ने गए दिनों के सूरज में पाकिस्तान की सियासी शख्सियत के रूहानी बाबों का ज़िक्र किया है। तो ओम गुप्ता भी उसी शख्सियत को लेकर चलते हैं। तो थोड़ा सा तारफ़, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल मलिक मोहम्मद ग़ुलाम मोहम्मद थे तीसरे गवर्नर। उनका छोटा सा तारफ़ बता दूं कि 1956 में 61 ईयर में वो डेथ हुए हैं। और उसके अलावा सीए थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं 47 से लेकर 51 से लेकर 55 तक वो गवर्नर रहे हैं, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर। उनकी दिलचस्प शख्सियत के पहलू कहते हैं कि जब वो तकरीबन 3-4 साल पहले 56 फौतगी से पहले थे तो उन्हें फालिज का हमला हो गया था। तो उनकी एक चहीती सेक्रेटरी थी, तो वो मिस रूथ बोरेल उनको कहा जाता था, नाम था उनका। तो वो बैठी हुई थी, चहेती थी। तो एक मर्तबा उनसे बेबाकी से पूछा, कहा कि सर मुझे समझ में नहीं आता कि फालिज आपको है, चल फिर आप नहीं सकते, बोल ठीक तरह से आप नहीं सकते, आप जब खाने के लिए लुक़मा लेते हैं तो वो लुक़मा गिर जाता है, ज़बान आपकी कोई समझ नहीं सकता। मैं बहुत हैरान हूँ कि इतने अरसे तक, इतने सालों तक आपने पाकिस्तान की हुक्मरानी, इस मुल्क की हुक्मरानी कैसे की है। तो अब कहते हैं, जुमला सुनिए कि उन्होंने जिन्नाती लैंग्वेज में कहा। अब जिन्नाती लैंग्वेज से मुराद है कि जब आदमी फालिज में हो, अल्फाज क्लियर ना हो, समझ में ना आ सकें, सिर्फ़ ये मिस रूथ बोरेल का कारनामा होता था कि वो उसकी ज़बान समझ जाती थी। कहते हैं महफ़िलों में अक्सर गवर्नर जनरल की कोई भी ज़बान नहीं समझता था तो मिस बोरेल को उनके साथ रखा जाता था, वो उनके अल्फाज सुनकर लोगों को बताती थी। तो अब जिन्नाती ज़बान में गवर्नर जनरल ने, ग़ुलाम मोहम्मद ने उसे कहा। अब उनके तकिए के नीचे एक फटी पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी, उन्होंने उठाई और उसे दी। अब मिस रूथ बोरेल ने कहा कि सर ये कौन है, और उन्होंने वो तस्वीर फिर वापस ली, होंठों पर लगाई और आँखों पर लगाई और कहा कि ये मेरे मुर्शिद हैं हाजी वारिस अली शाह साहब। कहते हैं कि हाजी वारिस अली शाह साहब ग़ुलाम मोहम्मद के मुर्शिद थे। जब पार्टीशन से पहले वो इंडिया में थे तो देवा शरीफ में, बाराबंकी लखनऊ के करीब है, देवा शरीफ में मदफून है। हाजी वारिस अली शाह कहते थे कि वहाँ उनके पास मज़ार पर जाते थे। गवर्नर जनरल ने कहा कि मुझे ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है, मुझे इसी मुर्शिद के तुफ़ैल मिला है। इनके लिए अगर हाजी वारिस अली शाह साहब की सारी सवाना हयात पढ़नी है तो हयात वारिस 580 पेजेस की है। मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम बेग साहब ने तफसील लिखा है, बहुत से वाक़यात हैं। कहते हैं कि उन्होंने एक वाक़या ऐसा हुआ कि फिर सारी ज़िंदगी चप्पल नहीं पहनी थी। उसके बहुत से और भी वाक़यात हैं। आते हैं हम गवर्नर जनरल की तरफ। गवर्नर जनरल कहते हैं कि इतने उनसे इंस्पायर्ड थे, इतने उनको मानते थे, कहते थे कि मेरी ज़िंदगी में जो भी फ़ैसला होता है, मैं जो भी करता हूँ, मैं अपने मुर्शिद के तुफ़ैल करता हूँ। हैरान कुन बात ये थी कि जब वो गवर्नर हुए थे तो गवर्नर हाउस में देवा शरीफ से एक मुतवल्ली वहाँ आया था और वो तमाम फ़ैसले एक मुराकबे से करता था। जो भी पोर्टफोलियो लेना होता था या छीनना होता था, वो सारे पोर्टफोलियो उनके मुशावरत से होते थे। कहते हैं कि आखिरी दिनों में 55 में इस्कंदर मिर्ज़ा ने जब उन्हें माज़ूल किया तो उनकी हालत ऐसी थी
کہ وہ صبح سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر اپنے گورنر ہاؤس میں بیٹھتے تھے اور کابینہ بناتے تھے اور کس کو پورٹ فولیو دینا ہے کس کو چھیننا ہے ایک مصنوعی ڈرامہ کر کے وہ ساری چیزیں سر انجام دیتے تھے۔ اب کہتے ہیں ذہنی حالت ان کی اس طرح ہو گئی کہ اسکندر مرزا کو آخر کار انہیں معزول کرنا پڑا اور وہ ڈسمس ہو گئے۔ اگر آپ گوگل پہ یا سیاسی شخصیات ایسی ہوں گی جن کو معلوم ہوگا کہ ان کی ذہنی کیفیت کی وجہ سے انہیں دستبردار کیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں ایک ٹوسٹڈ پوائنٹ پر، کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب ان کی ایسی حالت ہو گئی تو ان کے ایک معالج تھے کیپٹن سرور۔ کیپٹن سرور بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکثر مجھے وہ ایسی کیفیات میں مبتلا ہوتے تھے، بہت پریشان ہوتے تھے، مجھے کہتے تھے کیپٹن سرور ایک چارٹر طیارہ منگواؤ، میں دیوا شریف جانا چاہتا ہوں، مرشد مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ایک دن اس متولی نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ مرشد آپ سے ناراض ہیں، اس ناراضگی کی بنا پر ان کی ذہنی کیفیت بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ کیپٹن سرور بتاتے ہیں کہ آخری دنوں میں گورنر جنرل کی ایسی حالت ہو گئی، مجھے کہتے تھے کہ چارٹر طیارہ منگواؤ، میں مرشد کو راضی کرنا چاہتا ہوں، مگر حالت یہ ہو گئی کہ انہیں وہ مہلت نہ ملی کہ اپنے مرشد کو راضی کرتے۔ آخری دنوں میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے تکیے کے سرہانے کے نیچے سے ان کے مرشد کی تصویر ملی تھی۔ اب آتے ہیں اشفاق صاحب کے اس اینگل پر، کہتے ہیں زندگی میں آپ کوئی بھی استاد کر لیں، کوئی بھی رہبر کر لیں، اس کے بغیر آپ کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم سیاسی شخصیات یا دوسری شخصیات کو دیکھیں تو زندگی میں رہبری بہت ضروری ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس ٹھیک اینگل سے چلیں اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے طفیل چلیں جو اس نے کہے ہوئے ہیں، پھر مرشد کا راستہ لیں۔ تو زندگی میں خود کتنا بھی آپ کا ذہن ہو، آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، کسی بھی اسٹیج پر ہوں، کسی بھی عہدے پر ہوں، مگر آپ رہبری کے طفیل چلیں، کسی سے رہنمائی لیں، ایک استاد کریں اور اس استاد کے طفیل زندگی میں بڑھتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔